Good morning, everybody. This is ex-assistant Commandant Shekhar. Today, I'm going to discuss the latest CDS paper, which was conducted on 1st of September. Let's focus on GS part. First is, which one among the following is not a micronutrients for plants? कहने का ये मतलब है कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर एक्सेट्रा. मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लोरीन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ. जाइलम प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? दिस इज नथिंग बट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हेलोफाइट्स, एज द नेम शोज, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच रिक्वायर्स लेस वाटर are the plants that grow on which among following the categories of soil? So this is nothing but saline soil. Saline soil में ये हेलोफाइट्स पाए जाते हैं. Which one among the following is not a part of vascular bundle in plants? Plants में तो vascular bundles होते हैं, उसमें xylem, phloem and all होते हैं. तो ये तो नहीं होगा, ये भी होगा, कैम्बियम भी होगा, ये अलग है, ये नहीं होता. So not a part of. D is the correct answer. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? कौन सा हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ को रोकता है? हमें पता है ये एब्सिक एसिड इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग्स टू? स्टार्च कौन से बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा है? प्रोटीन? नो. कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम? साउंड का स्पीड मैक्सिमम कब होता है? जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो साउंड मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा. अगर आप वैक्यूम में बोलोगे तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. सो डिस्टिल्ड वाटर नो. सी वाटर, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. डेड सी जैसे आप एग्जांपल लो, डेड सी की इतनी ज़्यादा होती है कि एट टाइम्स आप उस पर फ्लो कर सकते हो. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स? हमारे बॉडीज में कुछ होते हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपने साथ बाहर निकाल लेते हैं. उसी तरीके से एनिमल सेल्स में कौन सा वो पार्ट है? दैट इज नथिंग बट लाइसोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट? इस पे ध्यान देना है, नॉट पे. नॉट अ फीचर ऑफ ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स के फीचर्स कौन कौन से नहीं हैं? तो ज़ीरोफाइट्स में जनरली स्मॉलर लीव्स होते हैं सो दैट उस पर ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम हो. लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं. वैक्सीक्यूटिकल ये पार्ट नहीं है, तो इस पे हम टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल. ये हमें सबको पता है. The only structure in a leaf that hosts chlorophyll is nucleus. नहीं, न्यूक्लियस में तो नहीं होता. राइबोसोम इसमें भी नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड? हमें पता है कोलोइड्स जो होता है वो रेज को डिस्पर्स कर देता है. ये पूछ रहा है कि किस मीडियम में ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है. मिस्ट नहीं, फोम नहीं, ये बिल्कुल नहीं, इसमें लाइट्स ट्रांसफर नहीं हो सकते. जेली ये बिल्कुल सही है.
So C is the correct answer. The surface of concrete structure of a new construction is covered with straw gunny bags by wetting. हमने देखा है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की, उसको गीला करके हम उस पर गनी बैग्स लगा देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो एवापोरेशन कम हो और उस स्ट्रक्चर को अच्छे से होल्ड कर पाए. अभी ऑप्शन पढ़ते हैं. प्रिवेंट्स फास्ट एवापोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल. यही सही है, आगे पढ़ने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, द टू आइसोटोप्स ऑफ केमिकल क्लोरीन आर. बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, बट हम वो दो आइसोटोप्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो वो हैं 35 एंड 37. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पढ़ते हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. वेरी गुड, सही है ये. हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. नहीं, नियोन यूज होता है, हीलियम नहीं यूज होता है. सो ये करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट, Which one among the following metals is not stored under oil? ये हमने हर एक जगह पे देखा है कि ये नॉट का यूज ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना ऑप्शंस में. या सोडियम कैन बी यूज्ड, रुबिडिनियम कैन बी यूज्ड, पोटेशियम कैन बी यूज्ड, लिथियम कांट बी स्टोर्ड अंडर ऑयल. ये हमेशा याद रखना है. ये थोड़ा हम इसको टफ क्वेश्चंस मान सकते हैं, इसको हम स्किप भी कर सकते थे बिकॉज दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ. अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम ज़्यादा ब्रेन यूज नहीं कर सकते. मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. तो हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिला के ये देखना है कि कौन किसके साथ है. ब्लीचिंग पाउडर, इधर केमिकल नेम दिए हुए हैं. हम इसमें बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. सबसे पहले जो सबसे नोन वन है उस पर बात करते हैं. बेकिंग सोडा, ये हमें पता है कि दिस इज नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट. वॉशिंग सोडा, ये भी हमें पता है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. 10 वाटर, सोडियम कार्बोनेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स. अब आगे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि B का 1 और C का 2 कहाँ पे है. तो B का 1 और C का 2 दो ऑप्शन हो गए हमारे. या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. अब हमें आगे देखना पड़ेगा. प्लास्टर ऑफ पेरिस या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर है. तो हमें ये पता है कि ये इसी का होता है. तो D का 4. तो यानी करेक्ट ऑप्शन A है. तो आंसर हमारा A होगा. इसलिए हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे हमेशा ध्यान देना है. आगे बढ़ते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड नाइट्रेट. नाइट्रेट जब भी दिमाग में आए हमेशा याद रखिए ये एक फॉर्म ऑफ पॉइजन है, जहर है. फर्टिलाइजर में बेसिकली हम यूज करते हैं कि मेकिंग गन पाउडर यूज करेंगे. अगर ये हमें नहीं भी आ रहा है ना तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं. नाइट्रेट मीन्स सीधा मतलब जहर है. प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट, आप ये कहेंगे कि क्या फिर मीट तो खाने की चीज़ है, हम उसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम उसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उस पर जो जनरेट हो जाते हैं बैक्टीरियाज, उसको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो करेक्ट आंसर कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं इज मेडिसिन. Moving to the next question. Question number 18. It says, which one among the following statement is not true for glass? ये हम थोड़ा moderate question में count कर सकते हैं. And it can also be categorized as tough because if you are not aware of the concept, you will not be able to answer. We can also skip this, but let's read. ये glass के लिए क्या सही नहीं है? Sodium silicate is known as water glass.
ये मुझे सही लग रहा है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ये भी सही है। क्रिस्टैलिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लास, ये मुझे रॉन्ग लग रहा है। सो सी मे बी द नॉट ट्रू। कलर्ड ग्लास कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल्स, ये सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरेज कैन बी यूज्ड टू डेफिनेटली इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन द टू मेटल्स पार्ट्स ऑफ अ मशीन। बिल्कुल, एक्सरे से हमें ये पता चलता है कि दो मशीन्स अगर ज्वाइन की गई तो वेल्डिंग कहाँ पे है। ये हमें जैसे आप एक्सरे से हड्डियों का भी पता लगाते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ पे है। सो दिस इज करेक्ट। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, वेरी गुड। बिल्कुल, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं एक्सरे। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2. Moving to the next, which one among the following is responsible for determining the chemical properties of an element? जब भी chemical properties की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन से पता लगता है। जब हम बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इससे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज का पता लगता है। अगर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो वो चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, किसी से बॉन्ड बना ले और वो एलिमेंट स्टेबल हो जाए। अगर इसमें 7 हैं तो वो चाहेगा एक कहीं से आ जाए। सो आंसर वुड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे पता लगता है केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर्स is an example of convection? So basically there are three processes of heat transfer. First is conduction, second is convection and third is radiation. सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है that is a radiation part. इसमें हम दो बॉडी आपस में जोड़ी नहीं होती है, लेकिन थ्रू द मीडियम ये ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से कंडक्शन में दो बॉडी जुड़ी होती है और कन्वेक्शन में थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर होता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। हीटिंग ऑफ अ फूड इन माइक्रोवेव ओवन, ये तो नहीं होगा। बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, हाँ ये होगा। पहले नीचे गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। फीलिंग ऑफ अ वार्मथ इन सन, दिस इज नथिंग बट आई टोल्ड यू रेडिएशन। हीटिंग अ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड, दिस इज कंडक्शन। The phenomena of rainbow formation by water droplets involves, जो रेनबो बनता है वो कैसे बनता है? आपको पता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसमें रेज अंदर जाने के बाद ये डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन के बाद जब ये दूसरे एंड पे आता है, यहाँ से TIR होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद डिस्पर्सन भी होता है लाइट्स का, उसके बाद आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं इसमें। रिफ्रैक्शन तो होते ही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, उसके बाद डिस्पर्सन भी होता है। 3 प्रोसेस होने के बाद आपको रेनबो दिखते हैं। लेट्स रीड द ऑप्शंस। सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं ये तो गलत है। 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ये भी नहीं। 2 इंटरनल, ये भी नहीं। बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो कम से कम इन 3 में से 2 तो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Which one among the following is used in bleaching of paper? पेपर ब्लीच करने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? एकदम क्लोराइड, बहुत आसान है, ये आपको बना देना चाहिए। दिस इज़ वेरी कंसिडर्ड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ओजोन होल इज अ रीजन ऑफ, आपको पता है ओजोन होल क्यों होता है? CFC की वजह से ओजोन होल का फॉर्मेशन हुआ था। हमने CFC को फेज आउट करने का डिसाइड किया, फिर HFCs आए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। The Antarctic caused mainly by CFC gases. Yes, ये ओजोन होल जब हम बात करते हैं तो अंटार्कटिक की ही बात करते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये A करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। आर्कटिक कॉज्ड मेनली बाय CFC गैस, हम जब ओजोन होल की बात करते हैं वो अंटार्कटिक की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव सीन द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ
ozone hole over there. Next. Which of the following are the major missions of Indian Space Research Organization in 2023? 2023 कौन कौन से प्रोग्राम्स इसरो ने किए हैं? चंद्रयान 3 या बेसिकली इट इज अराउंड अगस्त 2023. एक सोलर मिशन आदित्य L1 ये भी किया है, ये मुझे लग रहा है सितंबर के आसपास किया है इन्होंने. लाइट फ्यूल पावर्ड रॉकेट्स ये इन्होंने बहुत पहले कर लिया है. सोलर पावर्ड रॉकेट्स ये भी बहुत पहले कर लिया है. सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2. So next question, a sound wave having frequency of 300 Hz is traveling in an unknown medium. Its wavelength is not known. It travels a distance equal to 150 times its wavelength in time. The value of t is. ये बिल्कुल फार्मूला फिटिंग क्वेश्चन है. जैसे कि एक तो इसमें वेलोसिटी इक्वल टू n लैम्डा ये होता है. दिस इज वेवलेंथ. ये फार्मूला इज द इक्वेशन 1. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. हमें चाहिए ये यहाँ से जुड़ा हुआ है. जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे इट वुड ईजिली बी विल बी गेटिंग 0.5 सेकेंड. ठीक है, ये आप वैल्यू पुट कर लेंगे. नेक्स्ट. Which one of the following is the most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires? Aircraft में जो टायर्स होते हैं वो बहुत कंडक्टिंग होते हैं. रीजन क्या है? They can transfer the charge accumulated on their surface during lightning. ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. This is not correct. They can transfer the charge accumulated on their surface being rubbed by air particle. अब आगे सोचते हैं, ये एक कंसिडर करेंगे दिमाग में. They can transfer the charge accumulated on their surface due to in-flight of operation of several gadgets. ये absurd है. ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो उससे चार्ज जनरेट होके बाहर आ. ये तो बेकार. For preventing sparks while they land on the ground. ये भी this is a smaller reason. So this is not correct. So this is the correct answer. ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल था जो हम ज़रूरी नहीं कि उस कहीं दिया हुआ हो बुक में तभी हम कर पाएंगे. वी हैव टू ओपन द ब्रेन एंड वर्क. नेक्स्ट. मिशन शक्ति DRDO ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग? हमें पता है आजकल मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है. स्पेस में लोग मिलिटराइज कर रहे हैं, अपने स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं, उसे एक फील्ड ऑफ वॉर बना रहे हैं. तो हमने एक मिशन शक्ति जनरेट की. लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट्स यूजिंग अ सिंगल रॉकेट नहीं. लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट्स नहीं. यूज ऑफ हाई पावर्ड रॉकेट इन लॉन्चिंग सैटेलाइट नहीं. यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. हाँ, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यहीं से चाहें तो कर सकते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement for person suffering from presbyopia is are correct? Presbyopia is a eye disease which generally we see in older people because their ciliary muscles get weak and so they are not able to focus on near objects as well as far objects also. तो वो उन्हें दूर का और पास का दोनों देखने में तकलीफ हो जाती है. सो दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स. ऐसी बात नहीं है, वो कलर डिस्टिंग्विश करते हैं. फर्स्ट कट गया तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया. इट यूजुअली डेवलप्स विथ एजिंग. वेरी गुड, करेक्ट, ये सही है. दे वियर इधर बाइफोकल लेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स लेंस और प्रोग्रेसिव लेंसेज. सही बात है, जैसे मैंने बताया उन्हें दोनों लेंसेज यूज करने पड़ेंगे. एक अपर हाफ में यूज करेंगे, एक लोअर हाफ में स्पेक्टिकल्स के करेंगे, दोनों ऊपर नीचे. सो 2 and 3 आर करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2030. The sun earth system, the sun, the earth and the Lagrange point L4 form. तो इसमें हमें पता है इस सिस्टम में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. Basically they are training institute and they are the location where they are located. So first what I can see is Labasana. This is nothing but Mussoorie. तो
तो अगर लबासना, इसे हम एलिमिनेशन करके देखते हैं, लबासना अगर मसूरी में है तो बी का 1 है, ठीक है। अगर बी का 1 है तो सी का, अगर बी का 1 है तो सी का 2 बता रहे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो सी का 2 शिमला हम मान के चलते हैं। फिर हम देखते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ये या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो ये हमें पता है कि ये 3 है, मुंबई। ये ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, ये मुंबई में होना चाहिए। जैसे ही हम ये 3 करेंगे तो डी अपने आप 4th हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। समझ गए? Which one of the following is not among the thematic areas of national mission on sustainable habitat? Energy and green building, mobility and air quality, सही है। सस्टेनेबल के लिए हम एनर्जी पे तो काम करते ही, एयर क्वालिटी पे काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, बट रूरल प्लानिंग, बायोडाइवर्सिटी, रूरल प्लानिंग पे हमने अभी नहीं काम किया है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम? बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टैट्यूट, सही बात है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्फोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, ये भी सही बात है। लीगल एंड जुडिशियल पर्सन्स, ये भी सही बात है। तो इसमें हमें सारा सही दिख रहा है, तो हम ए पे टिक करेंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम में हम सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया, ये बात सही है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने जो पुराना हमारा फ्लैग कोड था उसमें कुछ एडिशन करके उसे हमने नया कुछ बनाया है, तो दिस इज करेक्ट। द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, या लाइन कैपिटल से हमने लिया है अपना नेशनल स्टेट से एम्ब्लेम, सो बोथ आर करेक्ट। सबको पता है सारनाथ पिलर्स के बारे। Which one of the following statements about the objective of Vibrant Village program is correct? ये हमने पढ़ा है, वाइब्रेंट विलेज चाइना के बॉर्डर्स के अलोंग ये प्रोग्राम बनाया गया, वहाँ के बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए। सो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये बात बिल्कुल सही है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर। स्पॉन्सर्ड में स्टेट भी कुछ शेयर्स पैसे लगाती है, और सेंटर सेक्टर स्कीम में जहाँ सेक्टर वर्ड यूज हुआ वहाँ सारे पैसे सेंटर देती है। तो हमें पहला ही वर्ड सही दिख गया। चलो हम आगे पढ़ लेते हैं। वैसे प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2021, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नहीं, मणिपुर नहीं, मणिपुर का बॉर्डर शेयरिंग चाइना के साथ नहीं है, सो दिस इज गलत। विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश अलोंग, नहीं, ये भी गलत है। नेपाल बॉर्डर पे तो है ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following UN organization has not been awarded the Nobel Prize? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बिल्कुल, इन्हें तो कोविड के टाइम पे भी मिला है, ILO को भी मिला, यूनेस्को को अभी तक नहीं मिला है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंडस वाटर ट्रीटी अराउंड 1960-61 के आसपास हुआ है। ताशकंद डिक्लेरेशन 65 के अराउंड में हुआ है। जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, तो 2 पहले आएगा,
तो 2 अगर पहले आता है और 2 के बाद 1 आएगा तो एलिमिनेशन से आप देखेंगे कि ये, तो आगे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, अगर हम इसको ब्रेन लगाए तो कहीं ना कहीं हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन किया है, स्माइलिंग बुद्धा वगैरह किया है, पोखरन टेस्ट किया है, उसके बाद ही ये चीज़ें सामने आई, तो ये सब बाद की चीज़ें हैं। न्यूक्लियर वेपन्स ये सब बाद की चीज़ें, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर सी। Which of the following areas has been exempted from the purview of the Constitution Amendment Act? This लद्दाख सिटीजनशिप एक्ट में बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर है, ये जो 6th शेड्यूल एरियाज है, जो AMTM जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ दिस सिटीजनशिप एक्ट है। Which of the following stated that a just justice society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of compassionate society? ये किन्होंने बोला है? जब भी जस्टिस की बात हो, जब भी सोसाइटी की बात हो, जब भी हमें लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ की बात हो रही है जिसमें हमें इक्वालिटी रखनी है, डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, तो हमें ये हमेशा याद रखना है, दिस वाज द मेन प्रोपाउंडेड बाय अंबेडकर साहब। विनोबा भावे ने ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स की बातें करी थी, तो इसलिए राम मनोहर लोहिया, JP नारायण, ये सब सोशलिस्ट मूवमेंट में जुड़े हुए थे, तो B इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement with regard to SCO, Shanghai Cooperation Organization, is correct? The official language of the SCO are Russian and Chinese. This is very correct. ये बेसिकली चाइना के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन है। द SCO enjoys observer states in the UN General Assembly. ये बिल्कुल सही बात है, UN General Assembly में इन्हें ऑब्जर्वर्स का स्टेट दिया गया। 1 and 2 आर करेक्ट। आगे अगर हम पढ़ लेते हैं, SCO कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर स्टेट्स, नहीं, SCO में 9 मेंबर्स हैं, पहले 8 थे, नाउ ईरान इज द लेटेस्ट एडिशन। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, लेकिन मेनली मेंबर्स 9 हैं, सो दिस इज रॉन्ग। 3 रॉन्ग है, 1 2 सही है, सो C इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct? Criminal law is exclusively a subject under the state list. क्रिमिनल लॉ सिर्फ स्टेट लिस्ट के अंडर नहीं हो सकता है, ये आप इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये आप ब्रेन से लगा सकते हो, सोच के बता सकते हो। क्रिमिनल लॉ पे सेंटर भी बनाती है कोई भी नियम कानून, सो दिस इज रॉन्ग। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज इन कंकरेंट लिस्ट, वेरी गुड, कंकरेंट लिस्ट में होता है, इवन क्रिमिनल लॉ भी कंकरेंट लिस्ट में होता है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट, सो B इज द करेक्ट आंसर। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स is a wing under the Central Economic Intelligence Bureau, गलत है। Division of Enforcement Directorate, गलत है। A Global Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog, ये सही है। एक्चुअली ये इंटरनेशनल बॉडी है जो ये देखता है कि आप कहीं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो फंड नहीं कर रहे। रिसेंटली पाकिस्तान वॉज ऑन ग्रे लिस्ट, वो ब्लैक लिस्ट पे भी रहा है, सो C इज द करेक्ट आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43. In which of the following matters placed before the UN General Assembly a resolution by 2/3 majority of the members present and voting is required? Basically ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन से resolutions के लिए 2/3 majority की requirement होती है उसको पास होने के लिए। Let's read the statement. Admission of the new members to the UN. Well, correct है, सही बात है। अगर नए members इलेक्ट होंगे, उसमें आएंगे, तो उसके लिए तो पास हो गई। इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है कि कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जैसे 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, तो ये भी सही है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी सही है। सो 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, D इज द करेक्ट आंसर। As per Article 371G of the Constitution of India, special provision have been made with the respect of state of Mizoram. Accordingly, no act of parliament shall apply on certain matters
unless the legislative assembly of Mizoram so decides by a resolution. Which one of the following matters is not covered under this article? वो पूछ रहे हैं कि 371G जो है उसमें हमें पता है कि there are different provisions, special provisions for states. It starts with 371 A, B, C, D and so on. So इसमें से कौन से options cover नहीं होते? Let's read the options. Religious or social practices of the Mizo. Definitely, that is one of the important facet of this article. So ये तो होता है. Mizo customary law and procedure. यही तो बात है. अगर उनको इंडिया ओवरऑल इंडिया में जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि मीजोज वो फॉलो करें. इसी वजह से इनको स्पेशल प्रोविजन में रखा गया है. सो दिस इज करेक्ट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मीजो कस्टमरी. सही है, ये भी सही है. ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसका इसमें जिक्र नहीं रहेगा. So D is the correct answer. Next question. Bharat Parv was organized by the government of India during which of the following programs? भारत पर्व कब ऑर्गेनाइज हुआ? रिपब्लिक डे 2024. सही है. नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको भी उसी के अंडर मनाया गया. कैंस फिल्म फेस्टिवल, ये भी सही है. सो 1, 2, 3 आर द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following statements as per the Information Technology Act 2000 is are correct? IT Act 2000 में जो आया था उसके हिसाब से कौन कौन सा करेक्ट है? This act provides that electronic signature is legally valid in the same manner as the handwritten signature. ये बात बिल्कुल सही है. Both the central government and the state government have been given the power to make rules with respect to electronic signature. ये भी बात सही है. So both A and B are correct. Which one of the following organization challenged the constitutionality of Section 377 of the Indian Penal Code in the Supreme Court of India? किसने ये चैलेंज किया था? ये बहुत फेमस जजमेंट है जिसमें नाज फाउंडेशन ट्रस्ट इन्वॉल्व थी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन. आई विल कंसीडर इट. Which of the following statements about National Recruitment Agency is correct? It's a body to conduct common eligibility tests to shortlist the candidates for vacancy under Group B, Group C of the government. सही है ये आंसर. आगे पढ़ लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. अगर हम अपना ब्रेन यूज करें तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्यों गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी? सेटअप 2014 में हुआ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे मिला नहीं. सो 1 इज करेक्ट. Consider the following statement about the Vedanta philosophy. There are various philosophies, out of which they have asked about Vedanta philosophies. Shankar was the founder of Advaita Vedanta. Very good. Sahi hai ye. The philosophy of Dvaita was elaborated by Madhava. Correct? Very correct. So both 1 and 2 are correct. The Research Design and Standard Organization is the R&D wing of which one of the following organization? Research Design and Standard Organization किस organization का part है? Recently we have witnessed various train accident. So एक कवच system develop हुआ है जिससे इसको रोका जा रहा है. ये जो जेनेसिस हुआ ये इसी ने किया और ये इंडियन रेलवेज का पार्ट है. I'll consider this question as easy because this is in the frequently this is in the news.
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास ऑन अ वाइड स्केल among the people was decided by। हमें याद है कि जब गांधी जी इंडिया आए थे उसके बाद उन्होंने 3 फेमस जो मूवमेंट्स किए थे, खेड़ा स्ट्रगल किया था उन्होंने, चंपारण एंड ऑल किया था। तो उसके बाद जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो ये बहुत वाइड स्केल पे देखा गया था चरखा। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अगर हम इसे ब्रेन से लगाएं, दिमाग थोड़ा लगाएं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1947 क्यों कोई चरखा बांटेंगे? सो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें, महात्मा गांधी एट द स्टार्ट ऑफ दांडी मार्च, वहाँ सॉल्ट ब्रेक करना था, सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था। सो दैट वाज द मेन रीजन। सो चरखा यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 स्टेटमेंट्स, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन 1990 and All India Congress Committee in 1921. This is basically the Congress session which generally held in the month of December of every year. अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था अराउंड अगस्त 1920 और ये लगभग खत्म हो गया था फेब 1922 एनसीएम। तो अगर 1921 वाला ऑप्शन अगर हम सही माने तो क्या 2 महीने के लिए चरखा बांटा गया था? सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन 1990। तभी तो ये स्टार्ट था। नेक्स्ट, सो 50 क्वेश्चन ये कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इधर स्पीकर ऑफ लोकसभा दिए हुए, इधर उनका टेन्योर दिया हुआ है। मनोहर गजानन जोशी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम टफ कह सकते हैं बिकॉज दिस इज टोटली नॉलेज बेस्ड। मनोहर गजानन जोशी ये 13th लोकसभा के स्पीकर थे। सोमनाथ चटर्जी 14th लोकसभा के स्पीकर थे। मीरा कुमार 15th लोकसभा के स्पीकर थे और सुमित्रा महाजन 16th लोकसभा के स्पीकर थे। अभी लेटेस्ट जो है उसके ओम बिरला है। सो कंसीडरिंग ऑल दिस, ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द टर्म यूज्ड फॉर सीरियल्स इन ऋग्वेदा आर, इसमें यूपीएससी ने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं क्योंकि गोधुमा भी एक सीरियल था, व्रीहि, यवा एंड धन्या, ये बेसिकली सीरियल्स थे उस टाइम पे, वीट, पैडी, बाजरा वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप ए ऑप्शन डालते हो वो भी सही है और बी भी सही है। अगर प्रेफरेबली हमें दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो हम ये सोच सकते हैं जो परफेक्ट सीरियल्स जो सबसे टॉप पे आते हैं, दैट वी कैन डू। सो इफ आउट ऑफ दिस वी नीड टू सिलेक्ट, वी विल गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज दे आर मोस्टली स्टेपल फूड लाइक wheat and paddy. So A is the correct answer. Consider the following statement about the condition of widows in 18th century India. Raja Savai Jai Singh of Amber promoted widow remarriage. Yeah, basically he was opposed to, he used to oppose sati and he promoted widow remarriage. So this is correct. Maratha general Parshuram Bhau promoted widow remarriage. मराठास ने भी सती को अपोज ही किया था। ऐसे हिस्ट्री के बुक्स में बहुत क्लियरली कहीं मेंशन तो नहीं है कि परशुराम भाऊ ने ये किया है, बट इसको हम होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स रीड, राजा राम मोहन राय अपोज सती। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमें सही समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने भी सती को अपोज किया था। जिन्होंने भी सती को अपोज किया वो बेसिकली दे वांटेड टू से दैट विडो शुड बी रीमैरिड। सो कंसिडरिंग ऑल करेक्ट, वी कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. This would be the safe option. With reference to Mesolithic art in India, consider the following statement. Alexander Burns discovered the first rock paintings in India at Sohai Ghat, उत्तर प्रदेश. ये गलत है क्योंकि जिन्होंने ये डिस्कवर किया था उनका नाम आर्कीबेल्ड कार्लाइल था. आर्कीबेल्ड कार्लाइल.
So statement is wrong. So this option can be eliminated, this option can be eliminated. The paintings and engravings do not exist in the same shelter in the rock art of Orissa. This is wrong because generally painting and engravings used to occur simultaneously. पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सिर्फ रॉक पेंटिंग करो और वहाँ पे engravings ना करो. This is a common general sense. So this is wrong. If 3 is wrong, means this is wrong. And so we are left with one option. We need not to study or read the second option. Still, I'll read. Bhimbetka rock paintings were discovered when archaeologist V.S. Wakankar noticed the rocks out of a train window while traveling from Bhopal to Itarsi and got off at nearest railway station to explore the site. This is very generic sentence which cannot be identified. So, only the process of elimination can save us in this question. So, B is the correct answer. The scheme of Ashtpradhan, means 8 ministers, was completed and announced at the time of Shivaji's coronation with regulations and duties properly defined. Very correct. Shivaji ने ही ये शुरू किया था system for a better governance. Shivaji introduced Marathi in place of Persian and coined Sanskrit technical terms for administrative purpose. Very good. He wanted to eliminate those Persian and all, so he had coined Sanskrit technical terms. So this is also correct. So the correct option would be both A and B. The decoration of stupas. What does the Kinjal Kini refer to? This is a play of words like Kinjal. Kinjal means Kamal. अब हम options पढ़ते हैं. Creepers showing ornaments and textile, no. Scarves and saris, no. Mango shaped pendants, no. A garland of thousands of lotus flowers. इसे सही करने के लिए बस common sense की ज़रूरत है. Temperament, which we show in the exam, is very important. So D is the correct answer. Which of the following is our correct components of lion capital at Sarnath? The shaft or the tall tapering column. Very correct. इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें लोटस नीचे है, फिर ऊपर एबाकस है और फिर यहाँ पे सारनाथ का वो है एम्ब्लेम है. सो दिस इज शाफ्ट. ये सही बात है. एन एलिप्टिकल टॉप पार्ट द एबाकस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ. डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स, नहीं. यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, बुल, हॉर्सेज एंड ऑल. सो दिस इज रॉन्ग. इफ दिस इज रॉन्ग then this we can eliminate this and this. Since 1 is correct, let's 3. Read the 3. Overflowing inverted petals below the abacus. जैसा मैंने बताया यहाँ पे उल्टे कमल के petals हैं. So this is correct. So 1 and 3 correct answer. Consider the following statement about the ancient Hindu metal images in India. The Chola period. जब भी चोला पीरियड की बात आती है और मेटल इमेजेस की बात आती है, हमारे दिमाग में सीधे द स्कल्पचर ऑफ नटराजा दिमाग में आ जाता है. चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइननेस ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर. ये इतना डिटेल्ड है कि इसे हम अलग से पढ़ते हैं. इसके दाहिने हाथ में क्या है, बाएं हाथ में क्या है, लोअर हैंड में क्या है, पैरों के नीचे क्या है. सो दिस वॉज काइंड ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर ever present from the time of ancient and medieval. So this is correct. The iconography and style of Chola metal images were similar to those of their stone counterparts. Very correct. क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल्स भी बिल्ड कर रहे थे, पल्लवास बिल्ड कर रहे थे, सारे डायनेस्टी बिल्ड कर, चोलाज ने भी बिल्ड किया, राष्ट्रकूटाज ने बिल्ड किया, सोलंकीज ने बिल्ड. तो उन्होंने वहाँ पे ये किया है कि सबसे ज़्यादा टेम्पल बिल्डिंग में जो आर्ट यूज हुआ है, क्या वो चोला के जो स्कल्पचर थे वो उससे सिमिलर थे?
उसी स्टाइल के थे, उसी लेवल के थे? बिल्कुल। टेम्पल्स भी बहुत फाइन स्ट्रक्चर से बनाया जाता था। सो दिस इज करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2. So the next question, consider the following events leading to the Indian independence. लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया 1924 के अराउंड की बात है, क्रिप्स मिशन 1942 की बात है, नेवल म्यूटनी 1946 की बात है. सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी इज द करेक्ट आंसर. यहां मैंने टिक नहीं किया था, दीज बोथ आर करेक्ट. Which of one of the following terms was used for the states to draft Indian Constitution presented by Dr. B.R. Ambedkar? B.R. Ambedkar ने जो इंडिया को दिखाया, इंडिया विथ रिलेशन विथ इट्स स्टेट्स, क्या उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स दिखाया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स दिखाया, ऑटोनमस स्टेट्स दिखाया, सब्सिडरी स्टेट्स दिखाया? सो एज वी स्टडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑफ indestructible union of destructible states. So A is the correct. अंतरिया was a garment worn by the people during Mauryan period. ये क्या था? तो हमें ये पता है कि एक अंतरिया, एक उपरिया, ये वर्ड यूज होते हैं मौर्यन पीरियड में फॉर गारमेंट्स. ये हमेशा उपरिया ऊपर से पहनते हैं, अंतरिया इट इज रैप्ड अराउंड द वेस्ट एंड हिप्स. सो फर्स्ट इज अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी, ये गलत है. अ सीवन गारमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्लीव ट्यूनिक, ये गलत है. A head covering used exclusively by women, ये भी गलत है. Made of strips sewn together tied at the waist with a cord, ये सही है. D is the correct answer. Who among the following were famous for their metal casting skills and used to cast excellent matchlocks during the medieval period? ये हमेशा याद रहे, जब भी matchlocks की बात आई, metal casting skills की बात आई, I'll consider this question as tough, but should remember that this was, I mean, homes were the best at making excellent matchlocks. So, home kings, I'll take it. Which of the following statement with reference to उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? ये नया डायनेस्टी, ये इस डायनेस्टी के जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है. यूपीएससी जनरली एक दो क्वेश्चन ऐसे हर एक साल पूछता है छोटे छोटे डायनेस्टीज के बारे में. अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर, डिवोटेड हिज एनर्जी टू द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स. सही है. अवंती वर्मन्स पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर द इंजीनियरिंग ऑपरेशंस अंडर हिज मिनिस्टर सुया, रिजल्टिंग इन इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ ग्रेन्स एंड फॉल इन प्राइसेस. मैं इसे I'll consider this as tough question because this dynasty is not of much significance, but both the statement are correct, so I'll take the C as the correct answer. Consider the following statement with reference to censuses in India. The first all India census was attempted in 1872. The word is attempted. You should focus on this word. Lord Mayo has attempted for a new, first all India census, but he was not successful. So this is correct. From 1881, decennial census became a regular feature. Yeah, after Lord Ripon came and he started the census as its regular feature from 1881. So this is correct. So both correct, 1 and 2. Consider the following pairs of high officers and concerned departments in the Mauryan administration. देखते हैं कौन कौन सा सही है. समाहर्त्री, yeah, it is kind of समाहर्ता. We can relate the word, and this is correct. Dwarika, as the name shows, does not signify as chief of army, so this is wrong. When 2 is wrong, then this is eliminated. This is eliminated.
अक्षा पताला रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिसर। अब हम इसे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहला सही कर दिया है, तो ये फर्स्ट एक ही जगह प्रेजेंट है, सो बी इज करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली an elimination process. Consider which of the following statement is correct. During the second round table conference held in London in 1931, the British government refused to accept the basic nationalist demand for freedom. Obviously, second round table conference में सारे ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस ने फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था लेकिन सेकेंड में किया था। तो उनके जो डिमांड्स थे फ्रीडम के वो बेसिकली अंग्रेजों ने डिक्लाइन कर दिया था। सो दिस इज करेक्ट। India was granted dominion status in 1932. This is absurd statement. This is not correct. So first statement is correct. We need to talk about 1/4 and 1/2. These two are eliminated. Since 2 is eliminated, so this is also eliminated. So we are C. So we need to save time so that it can put us forward. Which kingdom was described by Governor General Lord Dalhousie? A cherry that will drop into our mouth one day. Actually क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने अपना फुटहोल्ड बंगाल में जमा लिया था उस टाइम पे दिल्ली पे बहादुर शाह जफर थे। दैट वाज मोर ऑफ काइंड ऑफ वेरी, ही वाज नॉट हैविंग सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस। तो बीच में एक अवध जो था उसे बफर जोन इन्होंने बना रखा था अंग्रेजों ने, इसे टोटली एनेक्स नहीं किया था। तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये कभी भी हमारे पास आ सकता है। सो दिस इज अवध। Which of the following statements about cabinet mission are correct? It was sent to India in 1946 to negotiate the transfer of power with the Indian leaders. Yeah, this is correct. It proposed a two-tiered federal plan while conceding the largest measure of regional autonomy. उन्होंने उसको पूरे provinces को 3 पार्ट में बांटा था. If you remember, this was categorized into Group A, Group B, and Group C. They were having to form a single separate constitution, then union constitution, then they can decide the whole constitution for the whole provinces. So option 1 is correct, option 2 is not correct. There was a federation of provinces and state alongside a federal center. Yeah, this is correct. The individual provinces were allowed to form regional unions, to which they could surrender some of their powers by mutual agreement. ऐसा कोई mutual agreement की बात नहीं हुई थी. So 4 is not correct. So if we eliminate the 4, then this will vanish and 1 and 3 are correct. Mutual agreement जैसी कोई बात नहीं हुई थी. बात ये हुई थी कि आप एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसके बाद एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और आप फिर एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट जैसा कुछ नहीं हुआ था. Which of the following pairs of Himalayan glaciers and their location are correctly matched? सियाचिन, नुब्रा वैली रीजन, ये सही है. चुंगफर, ये सिक्किम के पास है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. जेमू, दिस इज ऑल्सो नियर सिक्किम. गैशरबनम, पीर पांजाल रेंज नहीं है, ये भी सिक्किम है. सो ओनली 1 इज करेक्ट. Consider the following statement regarding rivers of India. The Barak River, the head stream of the Meghna, rises in the hill of Meghalaya. ये बात बिल्कुल गलत है. This rises in Manipur. The Jhaggar River does not drain out to the sea and get lost in the Rajasthan
desert. ये बात बिल्कुल सही है. प्यूथीमरी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. ये बात गलत है. So the answer is 2 only. Consider the following pairs. Gazapati, name of powerful dynasty in Orissa. ये सही है. अश्वपति, डेक्कन सुल्तान्स. ये भी सही है. नारापति, रायाज ऑफ विजयनगर. ये क्वेश्चन मिडिवल से था. ये तीनों सही हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statement regarding transportation function associated with important ports. Ports के बारे में पूछा गया है. Singapore functions both as a port of call and an entry port. ये बात सही है. Port of call मतलब ये होता है कि आप वहाँ गए और आपने लॉजिस्टिक्स कलेक्ट किया और आप निकल गए. That's a point of hold. Entry port वो होता है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके. सो दिस इज करेक्ट. कारवार इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट. ये भी सही है. डोवर इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपोर्ट. गलत है, ये इनपोर्ट का एग्जांपल है. सो 3 इज रॉन्ग. इफ 3 इज रॉन्ग एंड 1 and 2 आर करेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Eratosthenes, a Greek philosopher, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at 2 different points. Which cities were they? I'll consider this question as tough because if you have read about this, then only you can decipher. So option is A is correct, Alexandria and Scene. What kind of mass vesting process are commonly associated with creep? Creep में होता क्या है? बहुत स्लोली स्पीड से वास्ट अमाउंट ऑफ सॉइल धीरे धीरे खिसकते जाते हैं. दैट इज क्रीप. फास्ट स्पीड विथ सॉइल गलत है. स्लो स्पीड विथ रॉक गलत है. स्लो स्पीड विथ आइस गलत है. स्लो स्पीड विथ सॉइल सही है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statement. Hadley cells are key to understand the wind patterns of India. Very good. Hadley cells, Ferrel cells, these are important. Hadley cells are formed because the equator is heated more strongly by the sun rather than places, creating thermal circulation. सही बात है. इक्वेटर ज़्यादा हीट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और फिर मूवमेंट ऑफ विंड्स होते हैं. So this is correct. So both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So A will be the correct answer. Cumulonimbus clouds develop from which among the following clouds? So cumulonimbus clouds जो बारिश कराते हैं वो किस चीज़ से फॉर्म होता है? ये सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है. दिस इज क्यूमुलो कंजेस्टेड क्लाउड से ये फॉर्म होता है. Which of the following Ramsar wetland sites is not situated in any of the union territories of India? This was in the news. New addition of Ramsar wetlands took place. First is Hokera wetland. No, this is in the UT of Kashmir. Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary. This is in Tamil Nadu, which is not a union territory. So B is the correct answer. Let's not waste our time on reading further and confirming it because we can save our time like this. This is a geography question. Ocean currents are dominated by huge surface gyres that are driven by the global surface wind pattern. Obviously, ocean current influence होते हैं wind patterns. So this is correct. Equatorial currents move cold water. Cold water जैसे ही आ गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं because they move the hot water and westward and then polewards. So this is absurd. Statement 1 is correct. 2 is false. So C is the correct answer. Which one of the following is not an example of chemical weathering? Chemical weathering में हमें पता नहीं चलता है और वो चीज़ें प्रोसेस हो जाती है.
It is not visible. So acidic, yeah, it's a form of chemical weathering. Hydrolysis is a form of chemical weathering. Salt crystal growth, ये chemical weathering नहीं है. Oxidation again is a process of chemical weathering. So C is the correct answer. So which of the following statements regarding arc volcanoes are correct? Arc volcanoes are found near divergent plate boundaries. This is wrong. ये convergent boundary के पास पाया जाता है. If we could eliminate statement 1, we are left with only 2 options. Since 2 is present in both the options, we'll study the third option. Some of the highest volcanoes on Earth are of the arc types, notably Nevado Ojos, Del Salado in the Chilean Andes. This is correct. So 2 and 3 is the correct option. As per India State of Forest Report 2021, which one of the following state is not among the top 3 with reference to maximum area under forest? So ये देखना है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन टॉप 3 में नहीं है. सो मध्य प्रदेश टॉप पे है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड, फोर्थ उड़ीसा है. सो महाराष्ट्र इज नॉट इन द टॉप 3. सो महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर. How is strong pressure gradient represented on a weather map? Strong pressure gradient कैसे represent होते हैं? तो we know that they are represented by closely spaced isobars like this, and this is weak pressure. So A is the correct answer. Next, which one of the following statements regarding S waves is not correct? S waves are slower than P waves. This is correct because P waves reaches first and then comes the S waves. So this is correct. During an earthquake, S waves are less destructive. This is wrong. They are more destructive. So B is the correct answer. Which of the following states is are part of Ganga Basin? Ganga Basin के कौन-कौन से part है? Ganga Basin is basically the catchment area that serves the Gangetic valleys. So Chhattisgarh, definitely it's a part of Himachal Pradesh, it's a part of Rajasthan, yeah, UP, Bihar, Bengal, all are part of Ganga Basin. So 1, 2, 3 are correct. Which of the following peaks are situated in India? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मकालू इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है. ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. धौलागिरी इंडिया में नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. सिर्फ नमचा बरुआ और कामेत. So 2 and 3 are the correct answer. Namcha Barwa is at the turn where Brahmaputra takes a turn towards India. It is in Arunachal Pradesh. Which peninsular river has a tributary named Kabini? This is very generic question. It's nothing but Kaveri. आप इसे नाम से भी समझ सकते थे. Moving to the next question. Which of the following statements regarding River Rhine is correct? River Rhine is an important pathway for industrial activity in northern Germany. I'll consider this question as moderate because this is famous river in Germany which caters to the industrial activity. So this is correct. Port of Rotterdam is located at the mouth of Rhine River. Very correct. So both correct. Bajra is predominantly grown in states like Rajasthan, Uttar Pradesh and Gujarat, while Ragi is mainly cultivated in Karnataka and Tamil Nadu. This is correct. Bajra grows well in sandy and shallow black soils, where red and shallow black soil is situated for Ragi. This is also correct because these places have got comparatively less rainfall. So both the statement are correct and 2 is the correct explanation first. With the reference to the continent Antarctica, which of the following statement are correct? It is larger than Europe in terms of area. Very correct. It has the highest average elevation as compared to all other countries. Yeah. Mount Ross is the highest peak of this continent. No. Mount Winston is the highest peak.
So 3 is wrong. As soon as 3 is wrong, we can eliminate these 3. A is the correct answer. A rupee Vostro account is an account that an Indian bank holds for a foreign bank in the domestic currency to enable domestic banks to provide international banking services. Vostro account बेसिकली एक अकाउंट है जो इंडियन बैंक्स होल्ड करते हैं किसी फॉरेन बैंक का, सो दैट आप यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी यूज कर पाओ. दिस इज करेक्ट. इंश्योरेंस डेंसिटी इज नथिंग बट प्रीमियम, इंश्योरेंस टोटल प्रीमियम पर पॉपुलेशन. Does not fully capture the financing gap in the event of premature death, because most of the insurance products sold in India are saving linked with a small component of protection. So first is correct. Second is wrong, because Indian insurance basically focus on premature death. If you go with the data, जब हम premature death की बात करते हैं 30, 35, 40 के आसपास जो अगर कोई डेथ होती है तो उन्हें वो ज़्यादा पैसे देते हैं as compared to after 60, 65, 70. So this is not correct. So only one option is correct. Long-term low emission development strategy envisions, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट है उसके अंडर अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन अ जस्ट स्मूथ एंड सस्टेनेबल मैनर. वेरी करेक्ट. ये उसी की बात ही हो रही है कि एमिशन कम करना है. सो ये तो ट्रांजिशन होना ही है. इंक्रीज्ड यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, बेसिकली अगर हम फॉसिल फ्यूल कम यूज करके बायोफ्यूल स्विच करेंगे तो वो सही है. क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट, बिल्कुल क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट की बात हुई है कि जो भी हम डेवलपमेंट करें, इंफ्रा बनाएं, उसमें हम क्लाइमेट का ध्यान रखें, उसे हम नुकसान ना पहुंचाएं. फिनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स की बात हो रही है लेकिन उसे अभी मटेरियलाइज नहीं किया गया है. सो विल नॉट कंसिडर दिस ऑप्शन. 1, 2, 3 are the correct option. Which among the following was the focus of 12th 5-year plan? This is a cakewalk. It's nothing but sustainable and inclusive growth. Which of the following is not included in the capital account of the balance of payment of a country? हमें पता है कि BOP की जब बात होती है तो इसमें हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं. अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है. तो एफडीआई जहां तक बात की जाती है तो एफडीआई कैपिटल अकाउंट में होता है. कमर्शियल बोरोइंग भी कैपिटल अकाउंट में ही होता है. इनविजिबल्स इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, क्योंकि इन करेंट अकाउंट में हम विजिबल्स और इनविजिबल्स को डालते हैं. विजिबल्स में हम ट्रेड ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करते हैं, कितना आया कितना गया, और इनविजिबल्स पर्टिकुलरली जिसमें हम सर्विसेज एज वेल एज ग्रांट्स एज वेल एज रेमिटेंसेस, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, उसमें इसको हम करते हैं. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. अगेन एक्सटर्नल असिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प्स इन, जो आत्मनिर्भर भारत है कि ये हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, इन्हेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द इंडस्ट्री. दिस इज़ वेरी गुड, वेरी करेक्ट. हम इससे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे. इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है कि आप बाहर से आके इन्वेस्टमेंट भी करो, हम वहाँ कुछ आपको छूट भी देंगे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. An additional spending by the government of rupees X is likely to have less impact on income than on additional transfer of X to household. ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली अगर सरकार X रुपीज ज़्यादा खर्च करे तो इसका इम्पैक्ट इनकम पे ना होके एडिशनल ट्रांसफर हो जाएगा हाउस होल्ड को X. तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ हाउस होल्ड है. तो हाउस होल्ड को
इनकम तो जाता ही है, सैलरीज जाती है, उसके साथ साथ कभी कभी ट्रांसफर भी जाता है, जैसे किसी स्कीम के तहत पैसे दे दिए, लेकिन अगर एक्स खर्च किया है सरकार ने तो वो पूरा एक्स उठ के ट्रांसफर में तो नहीं जाएगा। अगर सरकार ने एक्स खर्च किया है तो ये कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हुई तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे और उनको इनकम भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर एंड नॉट करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स is likely to have less impact on the income if it is not accompanied by an expansion in money supply। अगर मनी सप्लाई नहीं बढ़ी है और खर्च भी किया गया है तो इससे ये पता चलता है कि इनकम पे तो असर नहीं आएगा, मे बी ये ट्रांसफर में चले जाए क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ी नहीं है। सो दिस इज करेक्ट। अगर हम इसको ऐसे देखें, दूसरे एंगल से देखें कि अगर ज्यादा खर्च हुआ है पैसा और ये ट्रांसफर की तरफ गया है, अगर इसकी कोई पुष्टि करे तब हम इसे सही मान सकते हैं, अदरवाइज ये गलत है। तो यूपीएससी का वेट करना है उसके आंसर की में क्या होता है। फिलहाल के लिए हमें बी पे टिक करना है। So moving to the next question, which one of the following statement for a firm's equilibrium in perfect competition is not correct? सबसे पहले फर्म्स इक्विलिब्रियम समझते हैं। फर्म्स इक्विलिब्रियम तभी होता है जब आपने कोई प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की और वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मतलब कब तक आप कैसे चलाओगे, कब तक ये चलता रहेगा। सो बेसिकली ये तभी चलेगा जब आप उसमें नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हो। पहला केस तो ये आता है कि चलो नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो रही है, या फिर तब चलेगा जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर तब तक आप चलाओगे जब आपको लॉसेस भी अगर हो रहे हैं तो मिनिमम लॉसेस हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने थोड़ा भी लॉस हुआ आपने कंपनी बंद कर दी, आप देखोगे उसको कुछ दिन और। इसे दो और फैक्टर्स की तरह देखा जाता है। एक तो शॉर्ट रन में देखा जाता है कि शॉर्ट रन में इसका क्या हाल है, एक लॉन्ग रन भी सोचा जाता है। शॉर्ट रन मतलब जहाँ पे कुछ एंटिटीज फिक्स्ड हो, कुछ वेरिएबल्स हों, जो रोजमर्रा की चीज़ें वो वेरिएबल्स होंगी, बट कुछ जो मशीनरीज होगी वो फिक्स होगी। लेकिन लॉन्ग रन में सारी चीज़ें वेरिएबल है, आपको कुछ नहीं पता कि 4 साल तक कैसे ये फंक्शन करेगा। अब लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। जो आप मार्केट प्राइस रख रहे हो वो कम से कम ज़्यादा या बराबर तो कम से कम होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय टोटल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट जो लगा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा या कम से कम बराबर तो रहना चाहिए, तभी तो फर्म्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ये है, आपने 1 यूनिट बनाई, उसका जो भी कॉस्टिंग आया, 2 यूनिट बनाया, थोड़ा कम आएगा। ऐसे करते करते जब आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओगे कहीं ना कहीं वो जो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, वो घटता जाएगा। ये पेन है, अगर आपने 1 पेन का प्रोडक्शन किया मे बी 10 रुपये का होगा, अगर 1000 पेन का किया आपने तो शायद 9.5 रुपये का हो जाए। सो दिस कॉस्ट इज मार्जिनल। तो मार्केट प्राइस अगर इस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए फिर आपको लॉस इनकर करना शुरू कर दोगे आप। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जहां फर्म इक्विलिब्रियम में नहीं रहे। नेक्स्ट ऑप्शन, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। यस, अगर एवरेज कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट से भी कम होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मार्केट प्राइस उतना रहे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। सो दिस इज करेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्ट, हालांकि ये स्टेटमेंट हाफ है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की क्वांटिटीज बढ़ाओगे मार्जिनल कॉस्ट घटता चला जाएगा और इक्विलिब्रियम पे ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैपिटल को ऐड करें, मशीनरीज के टीयर एंड वियर को ऐड करें, फिर हमें उन जो कैपिटल फिक्स कैपिटल्स हैं उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फिर एक पॉइंट पे आके ये कॉस्ट बढ़ेगा। सो ये स्टेटमेंट और सही तब होता है जब हम लिखते हैं कि उसके बाद डिक्रीजेस के बाद एक पॉइंट पे फिर इंक्रीज होता है।
सो ये भी एक ऑप्शन करेक्ट है। तो ये अगर हम इसको हाफ स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो फिलहाल हम इसको सही मानेंगे, हालांकि ये पूरा स्टेटमेंट तब होता कि फिर लेटर इंक्रीजेस। तो फिलहाल अभी को रखते हुए हम बी करेंगे, हालांकि डी भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर स्टेटमेंट हाफ। तो हम इंतजार करते हैं यूपीएससी के आंसर की का, अभी के लिए हम बी टिक कर रहे हैं, बट डी एक प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रंगराजन कमिटी मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमिनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द। पॉवर्टी लाइन की जहां तक बात आती है तो वी हैव टॉक्ड अबाउट तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। द फूड कंपोनेंट, वेरी गुड, ये तो कंसीडर करेंगे ही पॉवर्टी लाइन में। नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स, बिल्कुल, जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं सिर्फ खाने की बात नहीं करेंगे, पहनने की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। सो दिस इज करेक्ट। अब बिहेवियरली डिटरमिन्ड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स, बिहेवियर की भी बात करते हैं कि गांव के ग्रामीण इलाके में कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हो सकता है वो शहर के लिए कम इंपॉर्टेंस रखे, मेट्रो सिटीज़ के लिए उससे भी कम इंपॉर्टेंस रखे। तो ये बिहेवियरल पैटर्न हम स्टडी करके ही इस कमिटी ने कुछ आगे बोला है, तो थर्ड भी सही है। तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। Which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the states according to the recommendation of Finance Commission of India? फिनांस कमीशन हमेशा से 5 साल पे बताती है कि हमें कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स को देना है। कभी ये पहले इन्होंने 42 बताया था, फिर 41 बताया। अगर 100 रुपये आप सेंट्रल कमाती है तो 41 रुपीज़ आपको स्टेट्स में बांटने हैं। अब जो कमाने का जो जरिया है, पर्सनल इनकम टैक्स बिल्कुल इंक्लूड होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बिल्कुल इंक्लूड होगा, बट सरचार्ज एंड सेस, ये जो होता है, सेस इज बेसिकली प्रोग्राम ओरिएंटेड, लाइक फॉर हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, इन्वायरमेंट सेस, ये सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेस। सरचार्ज इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स, किसी चीज पे ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट शेयरिंग पूल, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है। Which one of the following is not a fund managed by NIIFL? चूंकि ये नेशनल फंड, इसे हम अपना ब्रेन यूज करना है। क्या नेशनल फंड मैनेज करेगी क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड को? ये तो मेनली इन्वायरमेंट के चीज़ों को देखती है, तो सीधे हम डी टिक करेंगे बिना कोई सोचे, क्योंकि नेशनल फंड ग्लोबल फंड को नहीं मैनेज करेगी। Which one of the following dimension is not included in HDI? HDI में हम क्या चीज़ें नहीं देखते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, मोर्टेलिटी रेट नहीं देखते हैं, उसमें काउंट नहीं होता है। So this is easy question. Pandit Deen Dayal Upadhyay National Welfare Fund was established with the view to help which one of the following group? ये प्रोग्राम क्यों आया था? ये बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आया था। लेट्स स्टडी। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं, फार्मर्स नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन सही। दिस इज अ काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन। आई हैव स्टडीड सो आई हैव आंसर्ड, बट इफ यू हैव नॉट स्टडीड यू कांट अप्लाई योर ब्रेन ओवर हियर। सपोज देयर आर टू नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? जैसे ही आप आपके डिमांड प्राइस बढ़ाओ, डिमांड घट जाता है, दैट इज नॉर्मल गुड्स। इकोनॉमी एक्स एंड वाई, इफ प्राइस ऑफ फूड एक्स इंक्रीजेस, जैसे ही आप एक्स का फूड इंक्रीज करोगे उसका डिमांड घट जाएगा। तो आप देखो, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीजेस, डिमांड फॉर एक्स गुड एक्स डिक्रीजेस। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दोनों होगा। विच वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो? डिमांड फॉर वाई इज इनडिटर्मिनेट। वाई के बारे तो कुछ बोला नहीं गया है, तो हम कुछ मान नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ कि डिमांड फॉर वाई ऑल्सो डिक्रीजेस, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। This is very easy question. If the price index increased from 100 in 2021 to 110 in 2022 to 132 in 2023, rate of inflation क्या होगा? ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस जैसा है, अगर बेस ईयर इसको मानते हैं। वैसे बेस ईयर तो 2011-12 है, तो फिलहाल हम इसको बेस ईयर मान के चलते हैं, तो उस प्रोसेस से सीधा 32% आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बेस ईयर इसको मानेंगे तो ये भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो आपको
ये दोनों मान के चलना है, अगर मैं होता तो इसके साथ जाता। वैसे ये भी एक आंसर हो सकता है। Which one among the following items comprises the major portion of revenue expenditure of Union Government of India? सरकार बजट बनाती है, बजट में उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो रेवेन्यू पार्ट होते हैं, एक तो कैपिटल पार्ट होते हैं। रेवेन्यू के जो रिसिप्ट होते हैं, जो आते हैं पैसे, तो वो रिसिप्ट होता है, और एक्सपेंडिचर होता है। तो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेजर पार्ट क्या है, तो सैलरीज तो नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट है। सरकार हमेशा, आपने देखा होगा, बोलती रहती है कि पिछले साल ज़्यादा लोन लिया गया था, ज़्यादा बोरो किया गया था, इसलिए हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट उस वजह से हो रहा है। तो ये सरकारें एक दूसरे पे क्लेम करती है, तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। एक और टर्म होता है प्राइमरी डेफिसिट, विच इज़ नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट माइनस दिस इंटरेस्ट पेमेंट। तो सरकारों ने ये नया टर्म भी निकाला कि अगर आपको सही मेजर करना है तो आप हमारा प्राइमरी डेफिसिट मेजर करो, फिस्कल डेफिसिट नहीं। सो दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट। Indian women badminton team recently won the Badminton Asia Team Championship 2024. Who among the following players were not a part of the team? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, बिकॉज अगर आपने पढ़ा है तो आप जवाब दे पाओगे। वैसे मैंने पढ़ा है तो मैं साइना नेहवाल जानता हूँ, बिकॉज जनरली पीवी सिंधु और साइना नेहवाल एक साथ नहीं खेल पाते। सो दिस इज करेक्ट। India has signed a trade and economic partnership agreement with EFTA, which is a regional group consisting of 4 countries. Which one of the following countries is not a part of members of this group? So basically ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो इनके पार्ट हैं, तो इसमें इंग्लैंड तो नहीं होगा। सो इंग्लैंड इज द आंसर। Which of the following statement related to Indian medicine system is not correct? सिद्धा सिस्टम इज अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वेरी गुड, सही है। सोवा रिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये गलत बात है, क्योंकि आयुष में जो यू है वो इट इज नथिंग बट यूनानी। सो दिस इज रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द टेरिटोरियल बाउंड्रीज विथ बोथ रशिया एंड यूक्रेन? दिस इज नथिंग बट बेलारूस। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Which one of the following statement is correct about Nishtha, a government of India initiative? ये क्या है? It is basically a teacher training program. Let's see. Training module recently introduced in Labasana? नहीं. It's a teacher training program. It's correct. It was basically in the news, so it was asked. In June 2024, India signed a MOU with USA for supporting Indian Railways to achieve mission net zero carbon emission. नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें करना है। इट्स अ जीके क्वेश्चन 2030 तक, ये न्यूज में है। अरेंज द ब्रिक्स कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक इन द एच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय द यूएनडीपी। चाइना का रैंक 56 है, इंडिया का 134 है। So next question, arrange the BRICS countries in the ascending order of their ranks in the Human Development Report 2023-24 released by the UNDP. चाइना का रैंक इसमें 75 है, इंडिया का 134 है, रशिया का 56 है, ब्राज़ील का 89 है, साउथ अफ्रीका 110 है। इस हिसाब से A is the correct answer because this is ascending order. So सबसे कम वाला सबसे पहले। Next is, which one of the following statement is correct about the PM Janman scheme? ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। It's a scheme of the government of India to impart electoral literacy to voters. नहीं, ये तो सही नहीं है। It is scheme of the government of India for deepening of democracy in the functioning of पंचायत राज institution. ये भी गलत है। It's a scheme of the government of India for benefiting every member of the tribal community for government schemes. Tribal community की बात हो रही है। जन ऐसे ब्रेक करो।
जनजाति. So this is correct. Which of the following movies won the 96th Academy Award 2024 in the Best Picture category? ये सबको पता है. It's a very easy. Oppenheimer on that hydrogen and atom bombs. Which of the following statement is not correct? Sagar Setu is a mobile app which aims to improve the ease of doing business. Correct. Harit Sagar aims at achieving zero carbon emission goal. Very correct. Sagar Manthan is a mission launched by Ministry of Port Shipping, Waterways, Government of India to increase fish production. नहीं, ये गलत है. So C is the correct answer. India's first dedicated OPD for the transgenders was opened at which one of the following hospitals? This was in the news. This is nothing but RML Hospital, New Delhi. Which one of the following statement about INS Tarmugli is not correct? It is a fast attack craft commissioned by Indian Navy. It's very correct. It was commissioned at Naval Dockyard, Visakhapatnam. Very correct. It was given by the government of India to Sri Lanka Naval Force in 2006. This is wrong. It was given to Maldives. It was later taken back. So C is the correct answer. It is not correct. I mean, not correct regarding INS Tarmugli. ISRO in its studies had revealed that there is a 178% increase in the size of Khepang Ghat Glacial Lake. In which of the following state is the lake located? This is nothing but Himachal Pradesh. This was in the news. Which of the following states are common to Brue-Riang Agreement, NLFT Agreement and Tripartite Agreement with TIPRA? ये अमित शाह इस पे बात करते हुए देखे थे, वो वहाँ गए भी थे इस एग्रीमेंट के बारे डिस्कस करने. दिस इज बिटवीन त्रिपुरा एंड मिजोरम. Basically, there was an influx of people from Mizoram to Tripura, so it was in the news. Which one of the following resolution in the final agreement reached at COP28 is associated with the target of achieving net zero by 2050? COP8 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इन्वायरमेंट के लिए होती है, क्लाइमेट के लिए होता है, हर एक साल होता है. सो इन्होंने फॉसिल फ्यूल फेज आउट की बात करी है. दिस इज वेरी इजी. इट कैन बी डन बाय जस्ट द कॉमन सेंस. So this was the end of the paper. I'll consider it as a moderate. There were some questions. They were tough, definitely. If you have studied, then only you can answer. But कुछ चीज़ें आप brain से भी, presence of mind से भी, अपना temperament सही रख के भी किया जा सकता है. Thank you so much.